IMF आपको 1945 में बना था और इंडिया जो है फाउंडर मेंबर था IMF का। और IMF में हर देश का कोटा होता है, कोटा सुने होंगे ये चीज़, देश का कोटा होता है। तो इंडिया जब मेंबर बना था, इंडिया जिस समय IMF का मेंबर बना था शुरुआत में, तो उस समय इंडिया का कोटा था IMF में, मतलब फैक्ट भी है, आपको ये काम भी आ सकता है और स्टोरी भी है कुछ आपको। तो जिस समय भारत इंडिया का फाउंडर मेंबर बना था, उस समय इंडिया का कोटा था उसमें 5.2%, मतलब 100 वोट में से 5.2 वोट भारत के पास था। फिर हम पढ़ रहे थे तो फिर आगे चल करके भारत का हालत ख़राब हो गया। भारत 2000 के आसपास में भारत का कोटा 5.2 से बढ़ करके 1.9% हो गया IMF में कोटा। अब समझ रहे हैं कितना डिक्लाइन है। और भारत तो ग्रो किया है उसके बाद, मतलब डेवलप किया है ना, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है भाई। आपको विश्व का किस नंबर पे है इकोनॉमी में? चौथे पांचवें, इसी तरह लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और उसका कोटा जो है 5.2% से घट करके 1.9% आ गया। आज के समय में लगभग 2.5% है 2024 में। हम आपको एग्जैक्ट कितना है वही लिखे थे हम, 2.75% आज के समय में भारत का जो कोटा है IMF में 2.75%। तो ठीक है, मतलब शुरुआत में, अब तो मतलब शुरुआत के मुकाबले जब 1947 में 5.2% था, तो आज के समय उससे कम रहे, 2% पे आ जाए, 2.5% पे आ जाए, ये अचंभा वाली बात नहीं है कि भारत मजबूत हुआ है लेकिन यहाँ पे कमज़ोर हुआ है। तो हम एक्चुअली एक दोस्त के साथ पढ़ रहे थे, तो वो बहुत ये है, बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत ही नॉलेजेबल लड़का है। तो फिर वो हमको बताने लगा कि एक टीचर से वो पढ़ा था, उसका हमको फिर वीडियो भेजा। तो स्टोरी एक वो बताया कि भारत, मतलब जैसे ये कोटा वोटा के लिए क्या होता है, नेगोशिएशन होता है, जा कर के सारे लोग बैठते हैं और नेगोशिएट करते हैं कि हाँ मेरा ये हक है, हमको ये चाहिए, मेरा ये, इस तरीके से। वर्ल्ड बैंक में, IMF में, WTO में नेगोशिएशन होता है ना सारे मेंबर्स के बीच में। तो एक स्टोरी बताया कि इंदिरा गांधी वॉशिंगटन गई थी एक बार। एक किताब है काउबॉयज ऑफ रॉ, काउबॉयज ऑफ रॉ एक बुक का नाम है। और इसके राइटर जो हैं वो, रॉ का नाम सुने हैं ना, रॉ के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनकी पुस्तक है ये काउबॉयज ऑफ रॉ। उसमें वो एक स्टोरी बताए हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम का, कि इंदिरा गांधी USA गई थी, तो इंदिरा गांधी के साथ सिविल सर्वेंट लोग गए थे USA। तो इंदिरा गांधी जब वापस लौटने लगी, मतलब जब उनका पूरा जत्था जो है वापस लौटा, तो इंदिरा गांधी देखी कि जितना सामान गया था उनके साथ में, सिविल सर्वेंट लोग गए तो कुछ सामान तो ऑब्वियसली सबका लेके जाएंगे ही ना, इंदिरा गांधी का भी अपना कुछ सामान होगा, उससे कई ज़्यादा गुना सामान प्लेन से वापस लौट रहा था। मतलब गए हैं खाली हाथ, भर के ला रहे हैं पूरा। तो था क्या कि सिविल सर्वेंट लोग जो है नेगोशिएशन करना छोड़ करके अपना मार्केटिंग कर रहे थे। तो, और लाए क्यों? क्योंकि जो एक्साइज, जो कस्टम ड्यूटी होता है उस समय लगभग 100% के ऊपर था, प्लस 100% से ज़्यादा था। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपये का आईफोन अगर USA से ख़रीद करके ला रहे हैं, तो जब आप इंडिया के अंदर लाइएगा, एयरपोर्ट से उसको एंट्री करवाइएगा, तो आपको 5,000 रुपये और भारत सरकार को पे करना पड़ेगा। 5,000 का सामान का आपको 10,000 लगेगा। तो इंदिरा गांधी बोली कि सब कोई मतलब वो सिविल सर्वेंट लोग इस कारण से ले आए थे क्योंकि इंदिरा गांधी का प्लेन है, उसको कौन चेक करेगा? समझ रहे हैं? उसका तो प्लेन को कोई चेक नहीं कर, भारत की प्रधानमंत्री है भाई, उनका प्लेन को चेक करने का भारत में किसका हिम्मत है? तो इंदिरा गांधी बोली जो नॉर्मल जो रास्ता है उससे सबका सामान आएगा, कोई फ्री में इधर सामान नहीं आएगा।
और जितना भी सामान था आज तक वही पड़ा हुआ है, कोई उठा करके वहाँ से क्लेम करने नहीं गया, जितने भी सिविल सर्वेंट लोग थे। तो आप ये जो डिक्लाइन है 5.2% से 1.9%, इनमें किसका योगदान है आप समझ रहे हैं? अरे कौन आपको नेगोशिएशन करता है? सिविल सर्वेंट ही ना नेगोशिएशन करता है। पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करता है? सिविल सर्वेंट ही ना करता है। अब वो पॉलिसी मेकिंग छोड़ करके अपना शॉपिंग करेगा तो 5.2% से 1.9% ही आएगा ना। तो भारत के सिविल सर्वेंट पहले ही महान थे, आज भी महान है। चलिए अब हम लोग थे स्तरीकरण, क्या था नाम? स्ट्रैटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोल रहे थे? स्तरीकरण। और हम लोग सारा कर चुके थे, बस आखिरी में अथर्ववेद बचा हुआ था, याद है? सब खत्म हो गया था। अच्छा संस्था थोड़ा सा बचा हुआ था, हाँ सॉरी। हाँ पीपलादा ऋषि इसके संस्थापक थे। हाँ क्या? यही तक हुआ है। हाँ 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 हाँ, इसीलिए तो हम वहाँ से ही शुरू कर रहे हैं। पीपलादा ऋषि इसके संस्थापक थे, ठीक है। अब जो अथर्ववेद है, जैसे हम लोग अलग अलग परंपरा का बात किए थे ना, 85 परंपरा था, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह से हम लोग किए थे ना इससे पहले। तो अथर्ववेद में आपको टोटल 9 परंपरा था। अथर्ववेद में कुल लिखिए, अथर्ववेद में कुल 9 परंपरा थे। अथर्ववेद में कुल 9 परंपरा थे, जिनमें से आज के समय सिर्फ 2 बचे हुए हैं। स्कूल का बात कर रहा है, जो हम लोग स्कूल कल किए थे ना, 85 स्कूल था जिसमें 4 बस बचे हुए हैं, ये थे ना। वैसे ही अथर्ववेद के कुल 9 स्कूल थे, 9 परंपरा थे, जिनमें से आज 2 बचे हुए हैं। और उन 2 परंपरा का नाम है, और वो 2 परंपरा क्या है? एक तो है पीपलादा, दूसरा है शौनक। शौनक में वो वाला ना होगा, हम खोटा भाषी हो गए हैं तब हम वो वाला ना भूल गए। शौनक में ये वाला ना होगा कि ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे शौनक, ठीक है। 2 परंपरा इसके अभी बचे हुए हैं, जिनका एक का नाम है पीपलादा, दूसरा का नाम है शौनक। अब देखिए, इस ग्रंथ इस वेद के बारे में बोला जाता है कि इस वेद को पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। ये वेद जो है, पूजा पाठ वाला एलिमेंट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम एक आपको टर्म लिखाए थे, लिटर्जी, ठीक है। लिखिए, यह वेद सार्वजनिक पूजा पाठ, यह वेद सार्वजनिक पूजा पाठ, यह वेद सार्वजनिक पूजा पाठ के तत्व से मुक्त है। इस वेद में किसी भी यज्ञ या ईश्वर का जिक्र नहीं है। इस वेद में किसी भी यज्ञ या ईश्वर का जिक्र नहीं है। इस वेद में किसी भी यज्ञ या ईश्वर का जिक्र नहीं है। ठीक है। फिर इस वेद में कुछ बीमारियों का जिक्र है, आप उस बीमारी को मेंशन कर सकते हैं। इस वेद में कुछ बीमारियों का जिक्र है।
जैसे कि जॉन्डिस, जिसको हम लोग पीलिया बोलेंगे ना, और भी कोई टर्म है हिंदी में जॉन्डिस के लिए, जॉन्डिस या फिर पीलिया। फिर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसको क्या क्या कौन सा रोग बोलते हैं? क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, जो लंग्स वंग्स खराब हो जाता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उस तरह से ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग इत्यादि। ठीक है, इस वेद में बीमारी लिख लिए, फिर अगला लाइन लिखिए, इस वेद में इलाज बीमारियों के इलाज, इस वेद में इलाज मतलब बीमारी का इलाज तथा हर्बल मेडिसिन मतलब औषधियों का जिक्र है, औषधियों का जिक्र है। बीमारियों के इलाज का वर्णन लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्णन। इस वेद में बीमारियों के इलाज तथा औषधियों का वर्णन है। ठीक है, और अथर्ववेद में हम लोग, अथर्ववेद का 3 हिस्सा है। कौन सा 3 हिस्सा है बता सकते हैं? संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। अथर्ववेद का संहिता है, हम लोग सारे में किए हैं ना, वैसे इसमें बाकी में 4 किए हैं, इसमें 3 करना है। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, इसमें अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद वालों को जंगल जाने का जरूरत नहीं पड़ा। आप लोग नए हैं क्या? आप भी नहीं हैं, आप भी नए हैं तो आपको, अच्छा ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, फिर से मेरे से एक बार आकर के समझ लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। जो लोग भी नए हैं, अभी तक में जितना भी आप लोग का छूटा है, मेरे से आकर के जिनका नोट्स अच्छा है हिंदी में, उससे उनका नोट्स ले लीजिएगा सबसे पहले तो। उसके बाद आपको समझने में जहाँ मुश्किल होगी मेरे से बोलिएगा, या जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको, उनके साथ भी वो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का स्तरीकरण हो गया। बेसिकली कितने भाग में बटा हुआ है, हम लोग उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिए हैं। इससे ज़्यादा तो अब चलिए अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक है, अभी भी वैदिक साहित्य में ही है, मतलब वैदिक काल में ही है। अब साहित्य का बात नहीं करेंगे, अब हम लोग समाज का बात करेंगे। समाज, लेकिन समाज का बात करेंगे तो समाज, आपको हम पहले भी बताए थे कि ऋग वैदिक काल को हम लोग, वैदिक काल को हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं। जो वैदिक पीरियड है, वैदिक काल है, उसको 2 हिस्से में बांटते हैं। एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पहला काल है, और फिर जो दूसरा जो काल है वो उसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 500, हम आपको दोनों बताए थे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 600 500 आप दोनों में से लिख सकते हैं, ये लिखना नहीं है अभी। ये तो हम लोग, आप जो लोग पहले क्लास कर चुके हैं तो हम लोग पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। हम बस इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये मतलब कुछ लोग नए हैं तो वैदिक काल को ये 2 हिस्से में बांटते हैं। पहले वाले को बोलते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड, और दूसरे वाले को बोलेंगे ऋग वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक काल। और इसको उत्तर बोलेंगे ना दूसरे वाले को, हाँ, नहीं हम इसको बोल रहे हैं, इसको ऋग वैदिक काल बोलेंगे या फिर प्रारंभिक वैदिक काल ही बोल सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। और इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड या फिर
हिंदी में उत्तर वैदिक काल। अब देखिए दोनों में जो समाज का जो स्ट्रक्चर था ना, समाज का जो संरचना था, वो अंतर था, थोड़ा सा अंतर रहेगा। आप आज से 50 साल पहले का एक बार इमेजिन कीजिए। चलिए हम लोग नहीं जान सकते हैं क्योंकि हम लोग कोई भी उस समय जीवित नहीं थे, लेकिन कुछ अनुमान तो लगा सकते हैं अपने दादाजी, बाकी जो परिवार के जो लोग हैं उनको देख करके। उस समय का जो समाज था और आज के समाज में अंतर है, हाँ? आज के समय में, मतलब हम उसका कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। देखिए उस समय जितनी लड़कियों पे पाबंदी थी, आज उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ परिवार में होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन लड़की उसका भी इंतजाम निकाल लेती है अपना पाबंदी तोड़ने का जो भी है, मतलब लेकिन पाबंदी कम है। लड़कों का भी जो आपको जो ये था वो कम है, मतलब उसमें भी अंतर आया है। पहले परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता था। आज के समय में भैया हम अपना देख लेंगे, आप जाओ भाड़ में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वाला एटीट्यूड आप रख सकते हैं आज। उस समय मतलब मेरे कहने का मतलब है कि समाज जब 50 साल में इतना बदल सकता है, तो आप समझ रहे हैं 1000 साल में कितना बदल सकता है, 500 साल में कितना बदल सकता है। तो समाज में अंतर थी, जो फीचर्स था, कैरेक्टरिस्टिक्स था सोसाइटी का इस समय और इस समय भिन्न था। हम लोग के साथ सिलेबस का अच्छाई क्या है कि हम लोग को इस समाज के बारे में नहीं पढ़ना है, इस समय के सोसाइटी के बारे में हम लोग से नहीं पूछेगा, हम लोग से पूछेगा इस सोसाइटी के बारे में, ऋग वैदिक समाज के बारे में। ठीक है, हम लोग इसका फीचर पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें आप सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखवा रहे हैं, आप डिस्क्राइब कीजिएगा, वैदिक पीरियड को डिस्क्राइब कीजिएगा। ये जो ये 2 डिवीज़न लिखे हैं उसको लिखिएगा। आप वहाँ पर उस 2 डिवीज़न में और क्या डिटेल डाल सकते हैं, आपको पता है कौन सा वेद उस समय लिखा गया था। जैसे हम इस आंसर का शुरुआत करेंगे, ठीक है, हम लोग सबसे पहले वैदिक पीरियड को थोड़ा डिफाइन कर देंगे। हम आपको लिखवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं यहाँ पर। वैदिक पीरियड को डिफाइन कर देंगे, फिर वैदिक पीरियड का हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। हम क्या करेंगे कि 2 भाग में बांटा जाता है वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक या फिर ऋग वैदिक पीरियड और फिर लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, फिर अब किस बेस और टाइम आप लिख दीजिएगा 1500 से 1000 और यहाँ पर 1100 से। ठीक है, और आप BCE लिखना है अंग्रेजी में या फिर ईसा पूर्व लिखना है, बस 1000 और 500 मत लिखिएगा। समझ रहे हैं ना, ये ईयर के साथ आपको लिखना पड़ेगा, ईसा पूर्व या ईसवी। तो ईसा पूर्व यहाँ पे लिखना होगा दोनों में। हम ये दे देंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि क्यों, मतलब क्या बेसिस पे ये डिवाइड हो रहा है। तो किस बेसिस पे डिवाइड हो रहा है, इस काल में क्या हुआ, ऋग्वेद की फैमिली बुक लिखी गई। याद है फैमिली बुक, जो 6-7 ऋषि, दूसरा से 7वां जो मंडल है ऋग्वेद का, वो फैमिली बुक उसको कहते हैं इस काल में। और इस काल में ऋग्वेद की फैमिली बुक लिखी गई, तो ऋग्वेद का दूसरा से 7वां मंडल इस काल में लिखा गया। ठीक है, और उसी पीरियड को कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। अब इस काल में क्या लिखा गया, इस काल में आपको लिखा गया ऋग्वेद का पहला, 8वां, 9वां, 10वां मंडल। उसके अलावा बाकी जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इस पीरियड को बोला जाता है ऋग्वैदिक पीरियड, इस पीरियड को बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड। अब ये सब आप एक पेज में डिस्क्राइब करने के बाद, ठीक है, जितना भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मेन मुद्दा पे कि समाज किस प्रकार का था।
देखिए, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी था, अर्ली वैदिक सोसाइटी, प्रारंभिक वैदिक समाज, वो किस क्षेत्र में रहता था? ठीक है, वो किस क्षेत्र में निवास करता था, उसका क्षेत्र क्या था? आप ये डिस्क्राइब कीजिएगा। तो बताइए, अर्ली वैदिक सोसाइटी किस क्षेत्र में था? वेरी गुड। अर्ली वैदिक सोसाइटी था सप्त सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, इसका डायग्राम बना सकते हैं। सिंधु, देखिए सब सिंधु क्षेत्र, हम इसमें और भी अभी आपको एरिया डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आपको हम बोल रहे हैं कि इसका डायग्राम बनाइएगा यहाँ पर। और डायग्राम आप बेसिकली क्या बनेगा, हम रफ बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इधर जाने का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से सिंधु को निकालिए और यहाँ से 5 गो नदी को निकालिए। ठीक है, और यहाँ से हक्खर घाघरा को निकालिए, घग्गर आकरा को निकालिए। और सब सिंधु क्षेत्र हम लोग पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, हाँ? और ये इस क्षेत्र को ऐसे सर्कल कीजिए और इसको लिख दीजिए। ये थोड़ा सा अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत बार हम लोग ये वाला डायग्राम बना, मतलब आपको पहले कर चुके हैं। तो ये डायग्राम आप इसके साथ बनाइएगा, सब सिंधु क्षेत्र को दिखलाइएगा। अब आप आगे के कॉपी से देख करके बना लीजिए। ये हम अच्छे से बनाए भी नहीं हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंदर में ये तो एक स्पेसिफिक जेनरिक नाम टाइप का हो गया कि किसी का नामकरण कर रहे हैं, मेरा नाम कुछ दे दिया। अब लेकिन उसका हम जो जिसको सब समझ सकें वो वाला, तो इसके अंदर में कौन सा क्या आता था? पूरा पंजाब। और जब पूरा पंजाब हम मीन कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि पंजाब, वो पंजाब जो भारत और पाकिस्तान दोनों में है, पूरा पंजाब। ठीक है, हरियाणा, ठीक है, पूरा पंजाब हरियाणा। गोमल का मैदान, ठीक है, इसी क्षेत्र में गोमल प्लेन एक एरिया है, बोलते हैं गोमल प्लेन, गोमल प्लेन, गोमल का मैदान। ठीक है, दक्षिणी अफगानिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, इसी का डिस्क्रिप्शन है। सब सिंधु क्षेत्र में कौन सा एरिया आता है आज जो हम लोग नाम बोलते हैं, तो ये सारा क्षेत्र आता है। और दक्षिणी जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिणी जम्मू एंड कश्मीर, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग सप्त सिंधु क्षेत्र। और ऋग वैदिक समाज के लोग इसी क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है, हम बहुत सारा चीज़ आपको अब जैसे अगला ये हम लोग पूरे आंसर में ना आगे जो हम लोग करेंगे, अभी में तो स्कोप कम था इस तरह से करने का, लेकिन इसके आगे का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसको उस पर स्टिक करने की कोशिश कीजिएगा। ये मिटा दे। हाँ, हर आंसर में आप ये वाला पॉइंट कर सकते हैं जो अभी हम कर रहे हैं, हर आंसर में कर सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज, प्रारंभिक वैदिक समाज लिखिए, प्रारंभिक वैदिक समाज की जानकारी के स्रोत, प्रारंभिक वैदिक समाज की जानकारी के स्रोत, मतलब हम कहाँ से जानते हैं प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में, वो सोर्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये हर आंसर में कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो ये वाला जो मेथड है इसको शुरुआत इससे पहले भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे राइटर और ये सब का नाम लिखे हैं ना, हम लोग आर्कियोलॉजी मेंशन कर सकते हैं कि पुरातत्व से हुआ है, फिर जो लेखन सामग्री हमको किसका किसका मिला है वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्रोत हैं, पहला जो है साहित्यिक स्रोत, प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में जानकारी के स्रोत, पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। हम इसमें क्या गलती लिखे हैं साहित्यिक में? ई की मात्रा कहाँ पर गलत है? बड़ी ई गलत है, छोटी ई गलत है?
या के बदले छोटी ई, छोटी ई, और इसमें ठीक है, अब ठीक है, गड़बड़ नहीं है। साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में ये बहुत आसान हो जाता है। तो साहित्यिक स्रोत में क्या है? वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक, ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक। हम लोग ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक पढ़ करके उसी समय उसका निर्माण हुआ था, तो उस समय का रिफ्लेक्ट करेगा वो सोसाइटी को। तो साहित्यिक स्रोत में हो जाता है ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक। फिर दूसरा आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इसमें आ जाएगा पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान तथा सिंधु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान तथा सिंधु और घग्गर नदी, और घग्गर नदी, घग्गर, घग्गर हाकरा, हम लोग घग्गर भी बस लिख सकते हैं, घग्गर भी बोलता है कभी कभी। घग्गर नदी के क्षेत्र में किए गए खुदाई कार्य लिखते हैं, जमीन खोद करके जो निकालते हैं, खुदाई कार्य, खुदाई कार्य चलेगा ना, के क्षेत्र में किए गए खुदाई कार्य। जमीन खोद करके निकाले, वो बर्तन मिला, घर का स्ट्रक्चर मिल गया, घर का स्ट्रक्चर तो नहीं मिला होगा उस समय का, क्योंकि वो लोग तो उतना मजबूत बनाते नहीं थे, रूरल। तो ये दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा है, और देखिए यहाँ पर ये बहुत छोटा है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना एंशिएंट में और मेडिएवल में, तो हम स्रोत जो है आपको एक एक डेढ़ पेज का लिखवाएंगे, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब बहुत ही आपको आपके आंसर को रिच करने का काम करेगा कि हमको कहाँ से जानकारी मिलता है। अरे हमको 6-7 पेज का आंसर लिखना है, 500-600 वर्ड का, तो बहुत अलग अलग वैरायटी का जानकारी देना होगा। आप लोग कल परसों जब हो रहा था तो एक बात आपकी एक मैडम थी, हम उनको नहीं जानते हैं कौन थी, लेकिन वो बोली, आप याद होगा आप लोग बोली कि बस ऐसे कुछ भर के आने से नहीं, आपको कंक्रीट लिखना होगा, और एक ही चीज़ को दोबारा लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। लड़के क्या करते हैं, एक ही चीज़ को यहाँ भी लिखे, फिर यहाँ लिखे, फिर यहाँ लिखे, घुमा फिरा करके, कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? या तो फिर पूछ रहा है पाकिस्तान के बारे में, लिख रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। ऐसा भी कार्य हो, मतलब ऐसा भी स्टूडेंट करते हैं। तो जब जहाँ तक तैयारी करने की बात है, क्या हुआ नंदन जी? हाँ, 8वां क्लास में पाकिस्तान के बारे में पूछा, अफगानिस्तान में उल्टा आंसर लिख दिया, फिर भी नंबर डबल मिल गया। तो आप समझ जाइए आपके टीचर कितने महान होंगे। वो कॉपी देख करके चेक ही नहीं कर रहे होंगे, बस आगे बढ़ाते जाओ। हैं, ऐसे देखिए जेपी से ही वैसा ही होता है, जेपी से ही वैसा ही होता है। लेकिन जहाँ तक बात है स्टूडेंट को, जहाँ तक ईमानदारी से तैयारी करके अपना बेस्ट एफर्ट डालने की बात है, तो दूसरा क्या कर रहे हैं हम वो थोड़े देखेंगे। देखिए मेरा एकमात्र टारगेट ये है कि हमको बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखना है, बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखना है, क्योंकि वो वाला जो बात हो तो किस्मत की बात है, किस्मत रहा तो दे दिया, नहीं रहा तो नहीं दिया। और सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बाकी बात हो सकती है। तो हो सकता है उनके घर वालों से डरते होंगे उनके शिक्षक, हाँ होता है ना, ये सब स्टोरी सुने हैं ना, कि अब बड़ा आदमी का बेटा है तो जो टीचर तो या वो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उनके रिश्तेदार होंगे, पूछ लीजिए। हाँ था ना, होते ना। तो चलिए कोई नहीं। तो स्रोत, ठीक है, स्रोत हो गया। फिर आते हैं हम लोग समाज। ऋग वैदिक समाज जो था
वो ट्राइबल सोसाइटी था, जनजातीय समाज था। ठीक है, जनजातीय समाज नहीं, ग्रामीण नहीं, जनजातीय समाज। सामाजिक रिश्ते, सामाजिक रिश्तों में रिश्तेदारी संबंध, रिश्तेदारी संबंध बहुत महत्वपूर्ण थे। सामाजिक रिश्तों में रिश्तेदारी संबंध, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं किनशिप टाइज, किनशिप टाइज, किनशिप टाइज। तो रिश्तेदारी संबंध बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, फिर ये सब आप अलग अलग लाइन में पॉइंट वाइज करते हुए लिखिएगा, फिर उसको एक्सपैंड करके आप सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्राइबल सोसाइटी था, पहली बात आपको जो खून का रिश्ता था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, समाज में जाति का प्रणाली नहीं था, कास्ट सिस्टम इस समय नहीं था। ऋग वैदिक काल का बात हम लोग कर रहे हैं। कौन से काल में का बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ऋग वैदिक काल में कास्ट नहीं था, जाति प्रणाली एब्सेंट थी, जाति प्रणाली, समाज जाति प्रणाली से मुक्त था, समाज जाति प्रणाली से मुक्त था, एब्सेंट था। अब ये सब का तो आप लोग कर ही सकते हैं, नहीं अपना लिख सकते हैं। समाज जाति प्रणाली से मुक्त था। ठीक है, राजा, यहां तक कि राजा, पुरोहित, राजा, पुरोहित और कारीगर, 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 तीनों एक ही कुल, वंश या गोत्र के हिस्सा थे। चाहे राजा हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे काम करने वाला आदमी हो, तीनों एक ही परिवार का हिस्सा था, एक ही कुल, वंश या गोत्र के हिस्सा थे। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में हम लोग को 30 ट्राइब का जिक्र मिलता है, 30 जनजातीय समूह का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में 30 ट्राइबल ग्रुप का जिक्र मिलता है। जैसे हम लोग जब झारखंड पढ़ते हैं तो हम लोग को 33 ट्राइबल ग्रुप का जिक्र मिलता है अब, हाँ? तो वैसे ही वहाँ उस समय 30 जनजातीय समूह का जिक्र था। ठीक, इसमें से हम नाम लिख सकते हैं कुछ का। आपको पंचजन, पंचजन का कॉन्सेप्ट पता है ना? पंचजन, 5 ट्राइबल ग्रुप थे जिनके ग्रुप को पंचजन कहा जाता था। तो 5 ट्राइब्स, इनमें से हम 5 का नाम लिख सकते हैं, आंसर में मेंशन कर सकते हैं। क्या क्या नाम था? यदु, 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 तुर्वशा, पुरु, अनु, द्रुह्यु। द्रुह्यु, द्रुह्यु, यदु, तुर्वशा, 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 पुरु, अनु या द्रुह्यु। यदु, तुर्वशा, तुर्वशा, तुर्वशा। अंग्रेजी में स्पेलिंग है TURVASHA, त में आधा उ वशा, तुर्वशा, पुरु, अनु, द्रुह्यु। और इस समूह को पंचजन, इनको क्या कहा जाता था? ये जो 5 जो ट्राइब थे, जैसे मोड़ो होड़ सुने हैं? मोड़ो होड़,
मोड़ो होड़ नहीं सुने हैं? जो आपको खड़िया जनजाति में जो आपको जो 5 जो चीफ मतलब जो ये होते हैं उनका जो समूह को मोड़ो होड़ कहा जाता है, याद है? मतलब आप लोग कहीं पढ़े होंगे, ध्यान से नहीं पढ़े होंगे। अनिल सर का नोट्स पढ़िएगा, इसीलिए बोलते हैं आप लोग को जो इधर उधर किताब पढ़ते हैं ना, झारखंड के लिए जब भी अगली बार पढ़ना होगा अनिल सर का नोट्स लेकर के अच्छे से पढ़िएगा, आपको अच्छा नंबर आएगा। और मतलब वो फिर किस्मत वाला बात थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको वो पूरा लेकर के लाइन बाय लाइन आपको याद रहना चाहिए। देखने में मोटा लगेगा लेकिन हैंड रिटन होता है, हैंड रिटन होता है तो आप समझ रहे हैं, जब आपका बुक रहेगा तो उसमें ज़्यादा अक्षर होता है ना, और जब इंसान हाथ से लिखता है तो उसमें एक पेज में कम अक्षर लिख पाता है। तो हैंड रिटन अगर नोट्स अगर 500 पेज का भी है तो उनका 1000 पेज के आसपास का है, तो वो 1000 पेज मेरे हिसाब से 300-400 पेज है किताब का, 300 पेज के आसपास किताब का है। आप ऐसे, बाकी तो आपकी मर्जी है। 5 ट्राइब्स को क्या बोलते हैं? पंचजन। पंच क्रिस्थया, पंच क्रिस्थया, पंचजन भी बोलते हैं इसको, पंच क्रिस्थया भी बोलते हैं इसको, और पंच मानुष भी बोलते हैं इनको। मानुष में तो ये वाला शब्द होगा ना, ठीक है ना? मानुष वो वाला शब्द, मनुष्य में यही हम लोग सा लिखते हैं, मनुष्य में यही सा लिखते हैं। तो इनको बोला जाता है पंचजन, पंच क्रिस्थया या फिर पंच मानुष। इसका जिक्र कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस आंसर में, लेकिन आप जिक्र कर सकते हैं आंसर में। सोसाइटी का के बारे में बात हो रहा है, 30 ट्राइबल ग्रुप में डिवाइडेड था और उसमें से 5, अब जब वो लिख रहे हैं तो 5 ग्रुप का भी नाम लिख दीजिए। और इनमें से नहीं, मतलब जो 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइबल ग्रुप था उसका नाम था पुरु और भरत। पुरु और भरत जो सबसे मजबूत कबीला था उनका नाम था पुरु और भरत। भरत, और यही भरत के नाम से भारत हम लोग का जो देश का नाम है आया है। 10 राज्य युद्ध सुने हैं? उसमें भरत लड़ाई किए थे 10 कबीलों के, ट्राइबल कबीलों के साथ में, और उस 10 ट्राइबल कबीलों में ये भी थे, पंचजन थे और 5 और ट्राइबल ग्रुप थे। ये सब तो आप लोग को पता होना चाहिए, पहले से नहीं पढ़े हैं? ठीक है, तो ये जो ट्राइबल भारत और पुरु जो थे सबसे डोमिनेंट ग्रुप थे, सबसे मजबूत ग्रुप थे, और ये लोग आगे चल करके मर्ज भी हो गए थे, एक दूसरे से मिल गए थे, और उसके बाद शायद कुरु बना था। चलिए वो सब से हम लोग का मतलब नहीं है, अभी आगे देखते हैं। फिर देखिए, आप लोग एक टर्म सुने होंगे, दासा और दस्यु। दास, और आप लोग दास बोलते हैं, हम लोग अंग्रेजी में दासा लिखते हैं, अंग्रेजी में दासा लिखता है। वो तो ए जोड़ने की आदत है अंग्रेजी वाले को, और दासा तथा दस्यु, ठीक है? तो इसको आप लोग दास लिखते होंगे और इसको दस्यु। इनको लेकर के 2 मत है कि ये लोग कौन थे, ये कौन मनुष्य थे, कौन लोग थे, इसको लेकर के स्कॉलर्स के बीच में, विद्वानों में 2 मत है। दासा और दस्यु कौन थे, इसको लेकर के 2 मत है, ठीक है? 2 मत। पहला मत क्या बोलता है? पहला कि दासा जो थे और दासा और दस्यु जो थे वो एबोरिजिनल पीपल थे, एबोरिजिनल पीपल, मूलवासी।
मूलवासी मतलब जो शुरू से रह रहे हैं, मूल निवासी यहाँ के थे, मतलब ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। एबोरिजिनल का मतलब हो गया एक तरीके से लिटरल मीनिंग अगर हम लोग ले तो जो कि शुरुआत से वही रह रहा है, कहीं बाहर से नहीं आया है। पहला मत ये मत आप लोग भी पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट आप लोग भी पढ़ते हैं कि आप लोग की किताब में भी इतना ही बस लिखा होता है कि ये लोग मूलवासी थे जिनको आर्यन जो है मारते थे, अच्छा नहीं समझते थे। दूसरा मत ये है कि ये आर्य ही थे और आर्य का वो समूह था जो सबसे शुरुआत में भारत आया था, इस क्षेत्र में आया था। हम आपको बताया था ना कि आर्य फेजेस में आए थे। आर्य हमारे देश में एक बार में नहीं आए थे, जत्थों में आए थे, लगभग 200, 300, 400 साल के ड्यूरेशन में आए थे। तो दूसरा मत क्या बोलता है, यह आर्यों के प्री वैदिक क्या बोलेंगे, वैदिक से पहले पूर्व वैदिक काल में आए हुए लोगों का समूह था। ये आर्यों के पूर्व वैदिक काल में आए हुए लोगों का समूह था। पूर्व वैदिक काल में आए हुए लोगों का समूह था। दो व्यू है दासा और दस्यु को लेकर, ठीक है। एक तो है मूलवासी थे, कुछ लोग बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं वो मूलवासी नहीं थे, वो भी आर्य ही थे जो बाहर से आए थे। लेकिन वो जो हम लोग में जो आर्यन जो वैदिक काल हुआ 1500 BC, उससे पहले आ गए थे वो लोग, ठीक है। ठीक है, फिर लिखिए आगे, अगला चेंज कीजिए पॉइंट, पैराग्राफ चेंज कीजिए, मतलब पैराग्राफ चेंज करके। ऋग्वेद में हमें 300 गैर में डबल ही होगा ना, गैर इंडो यूरोपियन, इसको आपको हिंदी में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, शब्द है। 300 गैर इंडो यूरोपियन शब्द हैं जो कि द्रविड़ तथा मुंडा भाषा, जो कि द्रविड़ तथा मुंडा भाषा से ली गई है। ली गई है, ठीक है। ऋग्वेद में जो मैक्सिमम वर्ड है द्रविड़, आप लोग कोई यहाँ पर हैं पहाड़िया या फिर ओराव है कोई? आप लोग क्या बोलते हैं दादाजी को? अपने पिताजी के पिताजी को क्या बोलते हैं? हैं? आजा। अच्छा, दादा से नज़दीक है। दादी को आजी। देखिए ये सब मतलब जैसे क्या पेल वो पिछले क्लास में पहाड़िया लोग थे कुछ, अब भी ओराव हैं। आप लोग का वर्ड जो है वो तमिल और तेलुगु से क्लोज है ना? तमिल और तेलुगु से क्लोज है। हाँ, मतलब साउथ वाला लैंग्वेज, हम एक्सपर्ट हम नहीं हैं आपके, मतलब हमको बस रीजन पता है कि जो द्रविड़ भाषा है नीचे वाला, उससे आप लोग क्लोज हैं। लेकिन वो भाषा जो है हम लोग की भाषा से थोड़ी सी भिन्न है। अगर आप लोग बात कीजिएगा मुंडा ट्राइब वाले से, तो मुंडा ट्राइब वाले हमको नहीं लगता है कि आपका वो जो अपना भाषा है वो समझ पाएंगे, आप लोग का भाषा नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है। मुंडारी बोलने वाले लोग कुड़ुक मुश्किल हो जाएगा समझना। लेकिन देखिए वहीं पर जैसे ये है, जैसे नागपुरी है और खोटा है, नागपुरी और खोटा मिलता जुलता है, बहुत मुश्किल नहीं रहेगा आपको। मतलब अंतर तो रहेगा ही, दो भाषा अलग अलग है तो अंतर कुछ रहेगा, लेकिन सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैक्सिमम, और यही हम आपको बताए थे ना हिंदी अंग्रेजी कैसे सिमिलर है, याद है शुरुआत में? हिंदी अंग्रेजी में सिमिलैरिटी मेटर, पितृ पेटर, इस तरीके से बहुत सारा आया था ना, टर्म था ना।
तो मैक्सिमम जो वर्ड हैं ऋग्वेद में वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से हैं के वर्ड हैं, जिसको आज हम लोग अपने भाषा में भी देख सकते हैं। उसका मतलब ये छवि, उस शब्दों, उन शब्दों का छवि। देखिए ये इस बोला मतलब बहुत लोग क्लेम करते हैं ना कि पहले वहाँ पर ही द्रविडियन लोग ही आपको उसको वहाँ पर रिसाइड करते थे, रहते थे। वो क्लेम है, अब कितना उसमें सच्चाई है। मुंडा लोग के बारे में बोला था कि पूरे भारत में फैले हुए थे, अच्छा खासा फैले हुए थे। जो मुंडा ट्राइब वाले जो लोग थे उनका भी आपको एक्सपेंशन अच्छा खासा, वो धीरे धीरे आपको एक एरिया में रेस्ट्रिक्ट हो गए। तो द्रविड़ और मुंडा को बोल सकते हैं हम लोग कि बहुत पुराने हैं। झारखंड में भी तो हम पढ़े हैं, मुंडा तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब है। अगर असुर, बिरहोर और खड़िया को अगर छोड़ दें, फिर हमको लगता है उसका कोरवा आता है। आप लोग भी पुराने हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैं। असुर, बिरहोर और खड़िया, हमको लगता है ये तीनों सबसे पुराना है ना। उसके बाद फिर आए कोरवा, और उसके बाद फिर मुंडा का बात होता है। और ये लोग तो बहुत पुराने हैं, ये लोग सही में हड़प्पा के समय से यहाँ पे रह रहे होंगे, झारखंड वाले क्षेत्र में। तो इंटरेक्शन तो उस तरीके से आपको इंटरेक्शन दोनों के बीच में हुआ। तो हम लोग को जो ऋग्वेद में इंडो यूरोपियन वर्ड भी मिलते हैं, द्रविडियन वर्ड भी मिलते हैं और मुंडारी वर्ड भी मिलते हैं। मुंडारी शब्द का भी हम लोग को झलक मिलता है। और ये फैक्ट क्या दर्शाता है कि आपस में कल्चरल इंटरेक्शन हुआ होगा दोनों के बीच में। तो आर्य जो इस समय का समाज है वो द्रविड़ और मुंडा लोग से क्या हुए होंगे, इन्फ्लुएंस हुए होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखना है। यह तथ्य, ये लाइन पूरा लिख लिए है ना। यह तथ्य इस बात को दर्शाता है कि आर्यों का मूलवासियों के साथ सांस्कृतिक सांस्कृतिक परस्पर क्रिया रही होगी। ठीक है, फिर चलिए आगे आइए। जो फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आपको जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होता था, जनजातीय झगड़ा या फिर संघर्ष, जनजातीय संघर्ष जो होता था, जनजातीय संघर्ष जो आपस में जनजाति लोग लड़ते रहते थे, या तो ये 30 लोग आपस में लड़े या फिर जो जिसको दासा दस्यु बोल रहे हैं उसके साथ लड़े। तो लड़ाई होते रहता था। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण बेसिकली दो था, मतलब दो चीज़ पाने के लिए वो लोग लड़ाई करते थे। एक है, नहीं दो चीज़ नहीं, बेसिकली एक ही लिखिए, कैटल रेड, मवेशियों पर कब्जा करने के लिए। युद्ध का कारण क्या था? मवेशी पे कब्जा करना। कैटल जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ था इस पीरियड का। कैटल, गाय, और कैटल का मतलब समझते हैं? कैटल में क्या क्या जानवर आएगा? मवेशी जिसको हम लोग बोलते हैं, मवेशी ही बोलते हैं ना कैटल को हिंदी में। मवेशी में क्या क्या जानवर आएगा? हैं? 4 पैर वाले सारे जो दूध देते हैं वो नहीं। मवेशी में क्या आएगा? गाय, गाय के हस्बैंड, गाय की बेटी और गाय का बेटा। समझ रहे हैं? गाय का हस्बैंड को क्या बोलते हैं? मतलब अरे जो मेल गाय है उसको क्या बोलेंगे? हैं? बैल, बैल। ठीक है, हमको उसमें थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न होते रहता है कि गाय का हस्बैंड को बोलते क्या है। अब सांड क्या होता है, बैल क्या होता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है जो है। लेकिन हमको ये पता है मवेशी में गाय का जो परिवार है, गाय एंड हर फैमिली, बाल बच्चा, बछड़ा, बाछा बाछी, और जो अगर बैल कहते हैं ना उसके हस्बैंड को, तो ये बस इसी को कैटल कहते हैं। तो मवेशी
पर मवेशियों पर कब्जा करने के लिए। जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होता था, जो जनजातीय युद्ध होता था, वो उसका पर्पस क्या था? मवेशियों पे कब्जा करना। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो अब कब्जा क्या होता है, मतलब पर्पस क्या होता है? लैंड एक्वायर करना, ज़मीन पे कब्जा करना। लेकिन उस समय ज़मीन का उतना महत्व नहीं था, कम पॉपुलेशन था, इतना तो ज़मीन था, क्या करेंगे ज़मीन पे कब्जा करके? ज़मीन को यूज़ करने के लिए इंसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन गाय जो है वो तो काफ़ी यूज़फुल रहता था। ठीक है, अब आते हैं, युद्ध हो गया। फिर ट्राइब युद्ध का एक एग्जाम्पल दसराग्य युद्ध आप लिख सकते हैं। जो जनजातीय युद्ध, जो जनजातीय संघर्ष का हम लोग बात की है, उसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। दसराग्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये नाम नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? तो उसमें एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, जनजातीय पर्पस उसका लिख दिए और उसका एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। जो जनजातीय प्रमुख होता था, प्रमुख ट्राइबल चीफ, जो ट्राइबल चीफ होता था इस समय, उसको बोला जाता था राजा या गोपति। गोपति, राजा या गोपति। ठीक है, ट्राइबल प्रमुख, बस प्रमुख मत लिखिएगा, ट्राइबल चीफ, जनजातीय प्रमुख। ट्राइबल चीफ का नाम था राजा या गोपति। ठीक है, इसका पर्पस, इसका रोल क्या क्या था, क्या क्या काम करता था? तो ये पहला इसका काम था कि ये युद्ध में नेतृत्व करता था अपने क्या बोलते हैं, क्लैन को, कबीले का, अपने कबीले का। ये जो है युद्ध में नेतृत्व करता था अपने कबीले का, तथा अपने कबीले की रक्षा करता था। देखिए यहाँ पर जो ट्राइबल चीफ बनता था ना, वो उसमें दो चीज़ देखा जाता था, और एक होता है ब्रेन, एक को बोलते हैं ब्रॉन। मतलब मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता। अच्छा, कोई आपको, आप ये बताइए, खली आप जिंदा है? होगा ही ना शायद। हाँ, खली को अगर आप मतलब ये अगर स्ट्रैटेजिक लड़ाई में आप उसको भेज दीजिए, अगर मान लीजिए खली मेरे साथ के साथ आकर के लड़े, तो मेरा क्या हालत करेगा? आप लोग सब चटनी खाइएगा उसके बाद, हैं? मेरा चटनी ही ना बना देगा। लेकिन अगर 10 लोग स्ट्रैटेजिक वे में उससे लड़ाई करें तो हो सकता है खली कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही अगर जैकी चैन के साथ हम लोग 10 लोग को लड़ाई करवाएं तो जैकी चैन जीत जाएगा। तो खली के पास ब्रॉन है, ये नहीं है। मतलब सॉरी, हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं और मतलब उसको हम बस डिस्क्राइब, एक सिनेरियो डिस्क्राइब, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम खली के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर खली के पास बस ब्रॉन है तो वो काम का मतलब बस एक इंसान से लड़ाई कर लेगा, लेकिन जब स्ट्रैटेजिक लड़ाई लड़ना है तो फिर वो क्या काम का है? कोई काम का नहीं है। तो जो ट्राइबल चीफ होता था वो ये दोनों जिसमें सबसे अच्छा होता था उसको प्रमुख बनाया जाता था, और वो नेतृत्व करता था युद्ध में, और कबीले का रक्षा करने का उसके ऊपर जिम्मेवारी होता था। ठीक है, ये जो पोस्ट है वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। देखिए, बाप अगर वो दिमाग से तेज है, शरीर से तेज है, तो बेटा भी दिमाग और शरीर से तेज रहे, ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो जितना एग्जाम्पल देखे हैं, बाप से कमज़ोरी रहता है बेटा। किशोर कुमार का बेटा उतना फेमस सिंगर नहीं बन, मतलब उतना अच्छा सिंगर नहीं बन पाए, या फिर जितने भी आपको बाकी जो सिंगर्स हैं उनका बाल बच्चा भी उतना अच्छा, जो महान सिंगर इतने सारे हैं इंडिया में, जो पहले वाले, अभी वाले का हम बात नहीं कर रहे हैं, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और उस फेज़ वाले जितने भी आपको थे, उनके सारे बच्चे सिंगिंग में आपको ट्राई किया, और उनसे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म तो किसी के पास नहीं होगा। हम गाने के लिए जाएंगे तो हमको तो मुंबई में तो हमको भटकना पड़ेगा,
लेकिन उनको तो भटकना नहीं पड़ेगा, वो तो सबको जानते हैं, सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसके बावजूद वो अच्छे सिंगर नहीं बन पाए। तो वंशानुगत होता था, सॉरी वंशानुगत नहीं होता था, वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है। और तीसरा इसमें लिख सकते हैं कि इनका चयन, इन जो प्रमुख है इसका चयन कुल या फिर कबीले के लोगों के बीच में से होता था। कबीले में जितने भी लोग हैं सब में से डिसाइड किया जाता था कि हाँ भाई यही सबसे ठीक है, इसी को दो। ठीक है, तो राजा का डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर एक दूसरा कैटेगरी था इस समय, जिसको हम लोग बोलते थे राजन्य। राजन्य ऐसे लिखेंगे, राजन्य। ये जो होता था वॉरियर कैटेगरी था, लड़ाकू, योद्धा श्रेणी, योद्धा श्रेणी। राजन्य जो होते थे, अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखते हैं राजन्य, जैसे आज के समय हम लोग बोलते हैं ना क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर हाँ वैसे, तो अब सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। तो यहाँ पर भी आप एक ग्रुप को राजन्य बोला जाता था, और जो ये क्या होते थे, योद्धा श्रेणी, ठीक है। जो लोग लड़ाई में, सारे लोग तो नहीं लड़ने जाएंगे, पूरा गांव उठ के जाएगा तो पता चलेगा दूसरा कबीला वाला आया और गांव का सारा सामान लेके चला गया। हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, हाँ? तो राजन्य योद्धा श्रेणी को बुलाता था। फिर कुल, कुल, कुल जो शब्द है, कुल, 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 कुल शब्द परिवार के लिए इस्तेमाल होता था, परिवार। और ये बेसिक सोशल यूनिट थी, मतलब सबसे छोटा इकाई समाज का, यह समाज की सबसे छोटी इकाई थी, यह समाज की सबसे छोटी इकाई थी। और जो कुल का जो हेड होता था, कुल का जो हेड होता था उसको कुलपा कहा जाता था, कुलपा, 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 ठीक है। ये परिवार का सबसे वृद्ध सदस्य होता था, एल्डेस्ट मेंबर होता था, परिवार का सबसे वृद्ध सदस्य होता था, और इस पर परिवार की रक्षा करने का दायित्व था, परिवार की रक्षा करने का दायित्व था। ठीक है, कुल परिवार को कहते थे। ये इस समाज, ये परिवार जो था समाज की सबसे छोटी इकाई थी। आज के समय में बोलिए तो अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग का सोसाइटी जो है वो जैसे जो साउथ का